नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, जो बीपीएससी ट्राई 1.0 का एग्ज़ाम हुआ था या 2.0 का एग्ज़ाम हुआ था या इवन आप कहिए कि 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो या हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने देखा है। इसमें ये सारे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। दोस्तों, हम लोग जानने के लिए तो बहुत कुछ जानते हैं। देखिए, मेरे पास भी अच्छा खासा नॉलेज है। आप लोगों को बीपीएससी का तैयारी कराने के लिए मैं बहुत ही मतलब अच्छे से तैयारी मैं करा सकता हूं आप लोगों का, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे देखा है कि एनसीईआरटी बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं सोच रहा हूं कि इधर उधर का पढ़ना छोड़िए, हम लोगों को तैयारी करना है। इस तरह से तैयारी करना है कि एग्ज़ाम को हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, नॉलेज तो बहुत सारा लेना है, वो गेन हम लोग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उस दृष्टि से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और मैंने वही किया है। कल से लेकर आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारा टाइप करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और जो पिछला बार में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे 1 में, 2 में या 3 में, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि कहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है आप लोगों को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हूबहू क्वेश्चन ये रिपीट हो जाए, तो फिर तो ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो देखना जरूरी है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लाया हूँ और जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उस टॉपिक का आज पूरा निचोड़ मैं देने वाला हूँ। आगे मैं वीडियो में जैसे ही ये क्वेश्चन ख़त्म होगा, वीडियो में आप आगे देखेंगे कि आगे आप लोगों का सारा मैं एनसीईआरटी बुक से जो चैप्टर से पूछा हुआ है उस चैप्टर का पूरा निचोड़ मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ था कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। भारत का जो जितने भी उद्योग हैं उसमें कौन सा उद्योग है जो आत्मनिर्भर है और मूल्य श्रृंखला में भी पूर्ण है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। जो कपड़ा उद्योग है दोस्तों, तो ये भारत का जो कपड़ा उद्योग है ये अपने आप में आत्मनिर्भर उद्योग है दोस्तों, ठीक है। ये भी देख लीजिए। और ये देखिए, बुक एनसीईआरटी का मैं बुक का कटिंग लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए किस तरह से पढ़िए, आप लोग को एकदम साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृषि आधारित जो उद्योग है इसमें सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योग के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इसका अच्छा खासा योगदान भी है हमारे इकोनॉमिक में, ठीक है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब मिल गया ना, किस तरह से जो यहाँ पे परिपूर्ण और आत्मनिर्भर ये दोनों शब्द को यहाँ पर उठा करके सीधा ये क्वेश्चन में डाल दिया गया है, ठीक है। तो अगर इतना बारीकी से आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कीजिएगा तो ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा, आने वाला एग्जाम आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के मैं सारा आप लोग देखिएगा ना आगे वीडियो में किस तरह से मैं आप लोगों को समझाया हूँ और सारा इसका निचोड़ मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो कपड़ा मिल था वो मुंबई में कब स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्लियर एकदम मेंशन किया हुआ है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। तो कब लगाया गया था? 1854 में। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1854। देख लीजिए किस तरह से ये पूछा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग एकदम एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो हम लोग इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको भेल कहा जाता है, किस प्रकार के अंतर्गत आता है।
मतलब ये किस प्रकार का ये जो उद्योग है किस प्रकार का है, यानी कि सार्वजनिक उद्योग है कि निजी उद्योग है कि संयुक्त उद्योग है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर ये क्लियर एकदम मेंशन किया गया है कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी कि जो भेल है और सेल है, भेल और सेल दोनों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों किस प्रकार का है, तो ये सार्वजनिक है। यहाँ पर देख लीजिए ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर ये सार्वजनिक है, ये निजी क्षेत्र के उद्योग नहीं है। निजी क्षेत्र के उद्योग में अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए निजी क्षेत्र में कौन कौन सा उद्योग आता है, टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर उद्योग है, ये सब निजी क्षेत्र है। अगर संयुक्त क्षेत्र में जाएंगे, जैसे जिस पर सरकार का अधिकार जितना होता है उस पर निजी पब्लिक का भी अधिकार उतना ही होता है, वो कौन सा है, तो वो है आपको ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, OIL जिसको बोलते हैं हम लोग, जिससे ये आप लोगों को ऑयल इंडिया लिमिटेड आप लोग देख रहे हैं, ये संयुक्त उद्योग है। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये ऑयल इंडिया लिमिटेड वाला पूछ दे, क्योंकि ये पूछेगा ही दोस्तों, ये NCERT बुक से ही वो लोग फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जवाब मिल गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। अच्छा बताइए आप लोग, मेरा वीडियो पिछले वीडियो अगर देखा होगा, मतलब इसके पिछले वाला वीडियो नहीं, बहुत सारा वीडियो मैंने मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे, तो मैंने ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज लोग कहाँ के बंदरगाह को यूज़ करते थे, तो जो कराची बंदरगाह है उसको हम लोग पहले यूज़ करते थे। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ दोस्तों, तो देश का बंटवारा होने के बाद कराची कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में, तो उसके एवज में हम लोग अपना एक बंदरगाह विकसित किया। ठीक है, वो कौन सा बंदरगाह था, तो गुजरात का जो कच्छ में बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह जिसको बोला जाता है, उसको हम लोग कराची बंदरगाह के स्वरूप हम लोग उसको डेवलप किए, क्योंकि वहाँ पे मिसिंग हो रहा था ना दोस्तों। पहले कराची बंदरगाह हम लोग यूज करते थे, बहुत सारा माल जाल कराची बंदरगाह से इधर उधर होता था, लेकिन जब वो पाकिस्तान में चला गया तो उसको लेकर के हम लोग अपना डेवलप किए थे। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। और ये देखिए NCERT बुक में एकदम लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर देखिए समुद्री पतन जो है, भारत की इतना किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्य छोटे पतन है। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात कच्छ में कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। देखिए कितना क्लियर लिखा गया है ये, तो अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन छूट जाता है दोस्तों तो बताइए, ये बुक में एकदम क्लियर लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। ये गुजरात का बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, कच्छ में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए, निर्मित एवं संचालित होते हैं। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको NH बोला जाता है, नेशनल हाईवे, तो उस किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, किसके द्वारा ये बनाया जाता है और इसका संचालन कौन करता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि मध्य दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना, यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इसका मतलब हुआ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्र में आता है। हाँ, तो इसको कौन संचालित करता है दोस्तों, तो NHAI। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो NHAI ऑप्शन नंबर B, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग टिक कर लीजिए, ये होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है। भारत का जो रेलवे जोन है उसको कितने जोनों में गठित किया गया है। तो देखिए NCERT बुक में ये क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों कि भारतीय रेलवे परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। हाँ, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 16 होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 नाम दिया गया है? राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो जल मार्ग आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन ये चलता है, आपको जो स्पीडी बुक है या लूसेंट है उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हम लोग NCERT बुक से देखेंगे। तो देखिए NCERT बुक में ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम जल मार्ग संख्या 1 इसको घोषित किया गया है। ये कौन सा है? जल मार्ग संख्या 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से इलाहाबाद तक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, हल्दिया से इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया। देखिए कितना अब आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि हम लोगों को सब कुछ छोड़ करके NCERT फॉलो करना चाहिए और NCERT पढ़ना चाहिए। हाँ, तो मैं वही किया हूँ आज। वीडियो को आप लोग देखते रहिए। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो ये तो आप लोग साधारण क्वेश्चन है, या आप लोग बता देंगे कि वनारोपण, मतलब पेड़ लगाइए, उससे क्या होगा? बाढ़ को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि NCERT में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, और कौन कौन सा चैप्टर अभी छोड़ेंगे कल के लिए, क्योंकि एक दिन में तो सारा चीज़ पढ़ नहीं सकते दोस्तों। सारा पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अनपढ़ हो जाएगा दोस्तों, आपके भी दिमाग में नहीं टिकेगा और मेरे भी दिमाग में। मैं भी पढ़ाने के लिए तो मैं मेहनत कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मेरा पढ़ा देना मकसद नहीं है, आप लोगों को याद करवाना भी मकसद है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला NCERT का चैप्टर है संसाधन और विकास। तो मैंने पिछले वीडियो, कल का जो वीडियो डाला था उसमें संसाधन और विकास वाला ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, ये 1 कंप्लीट हो गया है। हाँ, यहाँ पे 2 है वन्य जीव और वन और वन्य जीव, इसमें से मैं मतलब लगभग पढ़ाया हूँ, इसको फिर से मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज है चैप्टर ये जो 3 नंबर का है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें देखिए आप लोगों को क्या क्या आज पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो खनिज और ऊर्जा संसाधन में आप लोग पढ़ेंगे कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तांबा हो गया, किस चट्टान में खनिज पाए जाते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे अवसादी चट्टान क्या होता है, अग्नेय चट्टान क्या होता है, किसमें कौन सा चीज़ पाया जाता है। पवन ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसके बाद रह जाएगा विनिर्माण उद्योग हम लोग पढ़ेंगे, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसके बारे में भी मैं सारा चीज़ यहाँ पे लिखूंगा अभी, हाँ, कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। जब वो पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसका सारा निचोड़ आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए किस तरह से मैं इसका सारा निचोड़ बनाया हूँ आप लोगों को। देखिए विभिन्न प्रकार के, पहले तो खनिज क्या होता है आप लोगों को मालूम है ना, खनिज हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न प्रकार के खनिज जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हाँ, कौन कौन सा खनिज है? जैसे स्वच्छता में मदद करने वाले खनिज। स्वच्छता में क्या क्या मदद करता है? स्वच्छता मतलब कि हम लोग डेली जीवन में जो साफ सफाई के काम में लाते हैं, वो देखिए NCERT बुक में पहले चैप्टर में ही इस चीज़ को जिक्र किया गया है, और इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। ये सारा NCERT बुक का है। देखिए पहला चीज़ है सिलिका। देखिए हम लोग घर में जो झाड़ू पोछा लगाते हैं दोस्तों, या मतलब टॉयलेट वाला साफ़ करते हैं, तो उसमें सिलिका का यूज होता है। ये चिपचिपाहट को बर्तन साफ़ करने में भी इसका यूज होता है। इसका मतलब है कि चिपचिपाहट हटाने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। किस चीज़ का? सिलिका का। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है चूना पत्थर, ये भी साफ़ सफाई के काम में आता है। देखते हैं गाँवों में क्या होता है, चूना पत्थर, या शहरों में भी चूना पत्थर जो मकान में लगाया जाता है दोस्तों। हाँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये साफ सफाई वाला काम है। तीसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये पेंटिंग या कोटिंग के काम में आता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि एल्यूमिनियम का परत चढ़ाया जाता है, जैसे जंग लगने से बचने के लिए, तो ये सब साफ सफाई के अंदर आता है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो स्वच्छता के अंदर ये कितने हैं, ये तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए दांत को गलने से रोकने के लिए कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है। ये खनिज वाला चैप्टर है, तो खनिज से जितना भी फैक्ट्स है, सारा फैक्ट्स आप लोगों को लाया हूँ। ठीक है, तो दांत को गलने के लिए कौन सा खनिज का उपयोग होता है? तो फ्लोराइड को
फ्लोराइड से हम लोग दांत को गलने से रोका जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दांतों को चमक प्रदान करने वाला खनिज कौन सा है, तो ये अब्रक है, माइका, जिसको हम लोग बोलते हैं MICA, जिसको हम लोग माइका कहा जाता है। ठीक है, अब्रक ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पाया जाता है आप लोगों को कोडरमा में, झारखंड में, या हजारीबाग के जो पठार है उसमें पाया जाता है। तो ये भी आप लोग देखिएगा। चलिए, यहाँ खाने में देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है NCERT में कि खाने में खनिजों की मात्रा जो है, यहाँ पर देखिए खनिज कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग अपने से करता हूँ दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे खनिज लिख लीजिएगा। ठीक है, खाने में खनिज की मात्रा कितनी होती है ये भी पूछ सकता है, तो 0.3%, मात्र 0.3% होता है, बाकी 99.7% अदर चीज़ रहता है। तो जो 99% खाने वाला चीज़ है उसमें अगर ये खनिज नहीं रहेगा तो सारा खाना बेकार है। आप लोग ये क्लियर इसमें लिखा हुआ है NCERT में, तो ये देख लीजिएगा कि 99.7% जो खाना है अगर बिना खनिज के खाया जाए तो वो खाना एकदम बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है पूछ दे कि खाने में खनिजों की मात्रा कितनी होती है, तो 0.3% ये हो गया आप लोग का, और ये अब्रक वाला भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि खनिजों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिवीजन आप लोग कर लीजिए। एक होता है धात्विक खनिज, जिसको धातु कहा जाता है, अधात्विक खनिज, जिसको अधातु कहा जाता है, और एक होता है ऊर्जा खनिज। हाँ, तो ये 3 तरह के खनिज यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे आप लोगों को। तो इसमें देख लीजिए, पहला है धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये सब धात्विक खनिज में आता है। हाँ, अधात्विक में क्या आ जाएगा, सीसा है, अब्रक है, नमक है, सल्फर है, कार्बन है, ये सब अधात्विक खनिज में आता है। और वहीं ऊर्जा खनिज में कौन सा आ जाएगा, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये तीनों आता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे वर्गीकरण करने के लिए भी हो सकता है दे दे आप लोगों को, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए खनिज आप लोगों को मालूम है ना कि ये चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जो पृथ्वी है उसमें 3 तरह के चट्टान होते हैं, उसी चट्टानों में खनिज पाया जाता है। तो कौन कौन से चट्टान होते हैं, तो पहला है चट्टान आप लोगों को अग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, और तीसरा है कयांतरित चट्टान। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैं इसीलिए यहीं पे सामने में टाइप कर दिया हूँ कि आप लोगों को ध्यान रहेगा। जो अग्नेय चट्टान है, तो अग्नेय चट्टान में लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, मतलब जितने, कहने का मतलब है कि जो सॉलिड पदार्थ हैं, ठीक है, सॉलिड नहीं बोल सकते हैं, जो धात्विक और धात्विक पदार्थ है, हाँ, तो वो सब अग्नेय चट्टान में पाया जाता है दोस्तों। लेकिन जो अवसादी चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टान में आपको ऊर्जा वाला मिलेगा, जिस तरह से जो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, ये सब अवसादी चट्टानों में मिलता है। कयांतरित चट्टान में NCERT बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग छोड़ के चलिए, ये दोनों चट्टान ही आप लोग को याद रखना है, अग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान। तो अग्नेय चट्टान में आप लोग देखिए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये सब पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये किस चीज़ के चट्टान में पाए जाएंगे, तो अवसादी में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि खनिज पृथ्वी के अंदर चट्टानों में पाए जाते हैं, लेकिन किस तरह की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, चट्टानें 3 तरह की होती हैं। ये सारा चीज़ आप लोग इसका मैं PDF भी आप लोगों को दे दूँगा, PDF भी इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि 1-2 बार देखिएगा तो सारा आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दिया हुआ था कि प्लेसर निक्षेप क्या है। तो प्लेसर निक्षेप के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि पहाड़ जो है, तो पहाड़ों के निचला जो भाग है, जैसे ये मान लीजिए कि इस तरह से आप लोगों को ये माउंटेन है, मान लीजिए कि इस तरह से ये माउंटेन है, तो माउंटेन का जो निचला वाला यहाँ वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, तो इधर ऐसे ये ढाल रहता है। ठीक है, ये माउंटेन हो गया आप लोगों को, तो यहाँ वाला जो हिस्सा है ये ढाल रहता है। तो इस हिस्से में आपको इसको घाटी बोला जाता है। घाटी तल में कुछ खनिज पाए जाते हैं, इधर भी कुछ खनिज पाया जाता है। तो इस खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसर निक्षेप। हाँ, इसमें और ऐसे ही खनिज में आपको कौन कौन सा महत्वपूर्ण जितने भी बहुमूल्य धातु है दोस्तों, तो इसमें ही मिलता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, हाँ, प्लेटिनम हो गया, ये सब किस में मिलता है, प्लेसर निक्षेप में ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन मैं बड़ा कर देता हूँ,
यहाँ पे जैसे जितने भी प्लेसर निक्षेप है उसी में सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब बहुमूल्य जो धातुएं हैं वो प्लेसर निक्षेप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्लेसर निक्षेप के बारे में पूछ दे आपको। चलिए अब यहाँ पे खनिजों का उत्खनन हम लोग देखेंगे कि खनिज निकलता कैसे है धरती से। तो देखिए यहाँ पे वो सारा चीज़ तो पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पूछ सकता है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए लिखा होगा कि रैट होल खनन। ये रैट होल खनन क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए जितने भी आप लोग को तो इतना तो नॉलेज होगा दोस्तों कि जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है, चाहे वो कोयला हो, हाँ, या प्राकृतिक गैस हो, या जितने भी लोहा हो, ये सब निकालने का अधिकार या स्वामित्व बोलिए वो किसके पास होता है? सरकार के पास होता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सरकार ही निकालेगी। प्राइवेटों को अधिकार नहीं होता है जब तक सरकार अलाउ ना करे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस खनिजों पर जो स्वामित्व है, स्वामित्व मतलब कि अधिकार, जो अधिकार है किनको है? वहाँ के जनजातियों या वहाँ के निवासियों पर निर्भर है। हाँ, तो वैसे को हम लोग रैट होल खनन कहते हैं। अभी देखिए होता क्या है कि इधर जो बोकारो, झरिया, ये सब उड़ीसा वगैरह में जो भी कोयला पाया जाता है तो वहाँ सरकार वहाँ से निकालती है। लेकिन जो आप लोगों का पूर्वोत्तर राज्य चला जाइए, जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है उधर में जो जनजाति लोग रहते हैं, तो वो जनजाति लोग उधर, जैसे मेघालय में जो कोयला पाया जाता है उसको वहाँ पर वो लोग अपना होल करके और सुरंग बना करके कोयला निकालते हैं और उस पर अपना अधिकार जमाते हैं दोस्तों। ऐसा उधर स्थिति है, और वो लोग खुद कोयला बेचते हैं, बोलते हैं कि ये प्रकृति पर मेरा अधिकार है, जनजाति लोग, और वो लोग खुद कोयला बेचते हैं। लेकिन इसका विरोध किया गया किसके द्वारा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब बोलिएगा आप लोग कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? तो ये भारत सरकार का एक उपक्रम है दोस्तों। ये भारत सरकार का एक संस्था है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये करता क्या है कि जो भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है लोग, हाँ, उसकी ये जांच करता है। ठीक है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले जो भी काम है उसका ये विरोध करते हैं। तो इसके द्वारा विरोध किया गया है कि ये गलत चीज़ है कि ये सरकार जो भी काम करती है तो उसके पीछे सरकार अपना स्वच्छता को ध्यान में रखती है, हर चीज़ को ध्यान में रख के, पर्यावरण को ध्यान में रख के कोई काम करती है। लेकिन ये लोग आदिवासी तो इसी तरह से निकालते होंगे, वहाँ पे डस्ट उड़ता होगा, पर्यावरण प्रदूषण होता होगा, ऐसा इन लोगों का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले लोग का कहना है। ठीक है, तो यहीं पर देख लीजिए, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजाति क्षेत्रों में खनन जनजातीय द्वारा किया जाता है, उसे ही रैट होल खनन कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे। और आप लोग को ये है जो मेघालय है, मेघालय में आप लोग जानते हैं 2 स्थान है यहाँ पे, जोवाई और चेरापूंजी, हाँ, में परिवार के सदस्यों द्वारा सुरंग बनाकर कोयला का खनन किया जाता है। ठीक है, ये 2 जगह का हो सकता है नाम पूछ दे, तो ये लोग ध्यान रखिएगा। वैसे भी चेरापूंजी का तो आप लोग को ध्यान होगा कि पहले जो चेरापूंजी था विश्व में प्रथम स्थान आता था वर्षा में, सबसे ज़्यादा वर्षा अगर होता था तो वो चेरापूंजी में होता था। मेघालय, ये मेघालय राज्य में चेरापूंजी पड़ता है दोस्तों। मेघालय का मतलब होता है मेघ मतलब होता है बादल। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पे है। लेकिन अभी अगर पूछ देता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मानसीराम है। वो चेरापूंजी के बगल में ही मानसीराम पड़ता है। तो अभी मानसीराम में रिकॉर्ड किया गया कि सबसे ज़्यादा बारिश होता है। चेरापूंजी अब दूसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। अच्छा, यहाँ पे मेघालय के बारे में सारा चीज़ मैं आप लोगों को निचोड़ में लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हाँ, ये देख लीजिए आप लोग। पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय, ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, आप लोगों को तो ध्यान होगा, ये तो मालूम होगा आप लोगों को, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। ठीक है, तो इसकी राजधानी जो है शिलोंग है, ये भी ध्यान है आप लोगों को, शिलोंग इसकी राजधानी है। ये यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये पहाड़ियों के बारे में बीपीएससी इतना बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया। मुझे तो ऐसे ही मतलब याद रहता है गारो, खासी, जयंतिया, ये संगीत के रूप में मैंने याद कर लिया है। आप लोग भी याद कर लीजिए, गारो, खासी या जयंतिया, ये 3 पहाड़ी है वहाँ पे। और ये जो पहाड़ी है तो इसी के नाम पर वहाँ पे 3 जनजाति भी पाए जाते हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये जनजाति का नाम भी है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, मानसीराम मेघालय में ही पड़ता है। मानसीराम कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय में ही पड़ता है।
जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मानसी नाम में दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा भी आप लोगों को मैं बताया। मेघालय में और क्या फेमस है, यहाँ वांगला महोत्सव होता है दोस्तों। ये वांगला महोत्सव फसल के उपलक्ष्य में होता है। जैसे जो फसल नया घर में आता है दोस्तों, तो उसके खुशी में वांगला महोत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। तो बहुत ही फेमस महोत्सव है, ये जनजातीय महोत्सव है हाँ वहाँ का। हाँ, और मेघालय को हम लोग क्या बोलते हैं, शिलोंग जो यहाँ पे राजधानी है, उस शिलोंग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो पूर्व का स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है। स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है, स्कॉटलैंड कहाँ पर है, ये ब्रिटेन में है दोस्तों। तो पूर्व का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है शिलोंग को, क्योंकि जब वहाँ पे अंग्रेज लोग गए थे तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग अपना देश जो हम लोग का एक स्कॉटलैंड है जगह, तो उस स्कॉटलैंड में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे सुंदर पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं। शिलोंग बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों। हाँ, तो इसीलिए उन लोगों ने, अंग्रेज़ी लोगों ने ही इसका नाम दे दिया था कि ये पूर्व का स्कॉटलैंड है। ठीक है, और मेघालय का पठार भी है। उस मेघालय का पठार को क्या नाम से बोलते हैं, तो हम लोग शिलोंग का पठार कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि हाँ, आपके लिए एक सवाल है, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आप लोगों से, तो उस क्वेश्चन का जवाब मात्र एक बच्चा ने दिया है। उनका नाम है शायद रोहित या कुछ नाम है, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। ठीक है, उनका नाम रोहित था। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जवाब दिया और बहुत ही अच्छा जवाब दिया था दोस्तों। वो मैं उस क्वेश्चन को भी आगे जिक्र किया हूँ और आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए भी एक सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग ये बता दीजिए हमको कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, और उस जवाब का रोहित जी ने सही जवाब दिया है, और मैं रोहित जी से भी अपेक्षा करता हूँ कि रोहित जी आप इस क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा हमको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। लौह अयस्क ये खनिज ही है। हाँ, तो यहाँ पर इसके बारे में देखिए कितना सारा फैक्ट्स मैं लेकर के आया हूँ, ये सारा चीज़ देख लीजिए आप लोग। भारत का आधारभूत खनिज है ये। अगर देखिए, अगर पूछेगा कि लौह अयस्क कैसा है, तो कैसा खनिज है, तो ये आधारभूत खनिज के अंतर्गत आता है। मतलब कि इस पे भारत का जो बेस है वो टिका हुआ है। कोई भी उद्योग का जो बेस है वो लौह अयस्क ही है दोस्तों, क्योंकि देखिए जितने भी सारे मशीनरीज हैं, हाँ, जितने भी सारे उसके पार्ट पुर्जे हैं, वो सारे लोहा के ही बनते हैं। तो अगर खनिज में कहा जाएगा तो ये आधारभूत है, मतलब बेसियल चीज़ है। ठीक है, भारत में उच्चतम कोटि का लोहा अयस्क निकाला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इतना सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 बात मेरा एक ध्यान में रखिएगा। एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट है ना, तो ये निम्न क्वालिटी का है दोस्तों, और हेमेटाइट को ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। हेमेटाइट निम्न क्वालिटी का है, लेकिन यही ज़्यादा उत्पादन होता है। और जो मैग्नेटाइट है ये बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का लौह अयस्क है, लेकिन ये भारत में मात्र एक राज्य में निकाला जाता है। वो जानते हैं कहाँ पे, कर्नाटका में। कर्नाटका में ये निकाला जाता है, और वहाँ पे केंद्रमुखम पहाड़ी है, वहीं पर सिर्फ मैग्नेटाइट निकाला जाता है। बाकी सारे जगहों पर हेमेटाइट निकाला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मैग्नेटाइट कहाँ पर निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटका के केंद्रमुखम पहाड़ी। केंद्रमुखम पहाड़ी कहाँ पड़ता है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए मैं सारा वो भी फैक्ट्स मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। मैग्नेटाइट जो है वो उत्तम कोटि का अयस्क है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी तो बता दिया, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें 70% तक लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट में। ये सर्वाधिक मात्रा में निकाले जाने वाला जो अयस्क है वो है हेमेटाइट, लेकिन मैग्नेटाइट उच्चतम क्वालिटी का है। हेमेटाइट जो है इसमें जो लोहा होता है, यो कितना परसेंट, 50 से 60% तक इसमें लोहा होता है दोस्तों। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन जो मैग्नेटाइट है उसमें 70% तक लोहा पाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, देख लीजिए। झारखंड तथा उड़ीसा, आप लोग इंडिया का मैप देखेंगे दोस्तों, तो इस तरह से जो इंडिया का मैप है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इस तरह से इंडिया का जो मैप है, हाँ, तो इस मैप में क्या होता है कि यहाँ पर झारखंड है दोस्तों, और वहीं पे इसके सटा हुआ में उड़ीसा है, और यहीं पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो
क्या क्या होता है कि जो झारखंड और उड़ीसा जो सटा हुआ स्टेट है ये दोनों, ठीक है। तो इस झारखंड और उड़ीसा में यहाँ पर देखिए ये झारखंड है, यहाँ पर ये उड़ीसा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पेटी पाया जाता है। पेटी मतलब होता है कि जहाँ पे अयस्क पाया जा रहा है तो वहाँ पे ये पूरा को एक पेटी कहा जाएगा। हाँ, ऐसे भी पेटी का आप लोग तो मतलब प्रयोग जान ही रहे हैं कि प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है। हाँ, तो इस पेटी को कहा जाता है झारखंड उड़ीसा पेटी। और इसमें जो अयस्क लोहा का पाया जाता है तो वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला तो है कि हेमेटाइट, यहाँ पर अयस्क निकाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे झारखंड में 2 जगह है। झारखंड में एक सिंहभूम है और एक नोआमुंडी है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि नोआमुंडी लोहा का खान कहाँ पर है, तो ये झारखंड में हो जाएगा। सिंहभूम कहाँ पर है, तो ये झारखंड में हो जाएगा। और वहीं पर उड़ीसा में 2 जगह है। हाँ, ये 2 जगह ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट वाला ही केवल बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में एक है बादाम पहाड़ी, हाँ, और एक है मयूरभंज। मयूरभंज तो इतना फेमस है दोस्तों कि बीपीएससी 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है मयूरभंज से। पहला तो पूछ देता है कि मयूरभंज है कहाँ पर, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज में कौन सा अयस्क निकाला जाता है, तो लोहा निकाला जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हो गया आप लोग का। हाँ, दूसरा है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। हाँ, दुर्ग और बस्तर ये सब कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये दुर्ग आपको पड़ेगा महाराष्ट्र में और बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की एक पेटी है, हाँ, उसमें लौह अयस्क पाया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है लौह अयस्क। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव है। बस्तर जिला बहुत ही फेमस है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए बैलाडीला जो है वो बस्तर जिला, बैलाडीला पहाड़ी पर बस्तर जिला में ही पड़ता है। हाँ, और वहाँ से जो ये निकाला जाता है लौह अयस्क की बहुत ही शुद्ध मात्रा में निकाला जाता है दोस्तों। हाँ, मतलब निकलता है वहाँ पे। तो वहाँ का जो निकाला हुआ अयस्क है, लोहा है, वो कहाँ पे भेजा जाता है, तो देखिए ये बीपीएससी में एक बार पूछा था कि जापान और दक्षिण कोरिया, यहाँ से ये नहीं पूछा था कि कहाँ पे भेजा जाता है, ये पूछ दिया था कि कौन सा बंदरगाह से भेजा जाता है। तो देखिए वहीं पे नज़दीक में है कौन सा बंदरगाह, आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह है। उसी विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो जापान और तथा दक्षिण कोरिया के लिए लौह अयस्क भेजा जाता है, ठीक है। और कौन सा खान से निकाला जाता है, ये बस्तर जिला वाला बैलाडीला पहाड़ी से निकाला जाता है जो लोहा, उसको वहाँ पर भेजा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक में एक पेटी है। अभी आप लोग को बताया कि वहाँ पर हेमेटाइट निकाला जाता है, तो कर्नाटक में कौन सा है, तो केंद्रमुखम पहाड़ी, ये पश्चिमी घाट में पड़ता है केंद्रमुखम पहाड़ी, ठीक है। वहीं से निकाला जाता है कौन सा, मैग्नेटाइट, सबसे शुद्ध होता है वही। और वहीं पर एक मंगलुरु पतन है, बेंगलोर में ही मंगलुरु पतन है। पतन मतलब कि बंदरगाह, उस बंदरगाह से इसको बाहर के देशों में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है अच्छा, यहाँ पर कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये बताइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए टाइप किया हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन किस राज्य से होता है। अच्छा बताइए, लोहा अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि लोहा खनिज का उत्पादन हम लोग पढ़े हैं, तो लोहा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहा सबसे ज़्यादा किस राज्य से निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, और उड़ीसा के मयूरभंज से निकाला जाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहे का भंडार अगर पूछ देगा कि किस राज्य में है, पहला तो है कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस स्टेट से निकाला जाता है, तो उड़ीसा से। लेकिन अगर ये पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा भंडार कौन सा राज्य में है, तो वो हो जाएगा केंद्रमुखम जो है कर्नाटका में, वही है सबसे ज़्यादा भंडार दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे भंडार ज़्यादा है लेकिन उत्पादन यहाँ पे उड़ीसा में ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बैलाडीला, भारत में बैलाडीला पहाड़ी किस राज्य में है,
बैलाडीला के बारे में अभी आप लोगों को बताया, ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी क्वेश्चन बना सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नोआमुंडी लोहा का खान कहाँ पर है? तो झारखंड में 2 को खान पड़ता है, एक है नोआमुंडी और दूसरा है सिंहभूम, ये झारखंड वाला याद रखना है। मयूरभंज कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ये देख लीजिए। भारत में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो ये भी उड़ीसा है। मैग्नीज और लोहा में दोनों में उड़ीसा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में एकमात्र टीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? टीन का उत्पादन भारत के एक ही राज्य में होता है, वो भी देखिए बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ का बैलाडीला पहाड़ी, ये आप लोग याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, टीन का उत्पादन मात्र बस्तर जिला से होता है, वो भी छत्तीसगढ़, बस्तर जिला छत्तीसगढ़, बैलाडीला पहाड़ी, इतना याद रखना है आप लोग को। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोगों को पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोग लाइए दोस्तों। हाँ, यहाँ पर देखिए, पहला आप लोगों को कल वाला क्वेश्चन जो था उसका देखिए मैं यहाँ पे आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, मात्र एक बच्चा अभी रोहित जी ने इसका जवाब दिया था कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के सचिव का वेतन भारत निधि से देना बंद कर दिया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, उन्होंने एकदम अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर उनका है और ये आंसर यही सही है। हाँ, इसके साथ ही जब देखिए भारत सचिव का जो वेतन था वो बंद कर दिया गया था, तो जैसे ही वेतन बंद किया गया तो भारत सचिव तो वहाँ इंग्लैंड में बैठते थे, तो भारत में एक पद बना दिया गया, उच्चायुक्त का पद, जिसे बोलते हैं हम लोग हाई कमिश्नर। ये बीपीएससी में 67 या 68 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि उच्चायुक्त का पद भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो जैसे ही उनका पेमेंट वहाँ पे बंद किया गया और यहाँ पे एक उच्चायुक्त का पद बना दिया गया, सृजन कर दिया गया। हाँ, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, लेकिन आज का एक सवाल है, तो आज का जवाब भी रोहित जी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका सही जवाब आप देंगे, और जो भी बच्चे सही जवाब देंगे उनका मैं नाम जरूर लूँगा। ठीक है, बिहार में चूना पत्थर किस जिला में पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है रोहतास, बी में है कैमूर, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं है। आप लोगों का कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और मैं इसका जवाब आप लोगों को कल के वीडियो में दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में है देखिए लोहा का उत्पादन जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में लाया हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रखें। देखिए झारखंड में दो जगह है, ये सिंहभूम और नोआमुंडी, ये याद रखिए आप लोग। उड़ीसा में 2 जगह है, मयूरभंज तथा कोयंझर। ये बैलाडीला तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला और बैलाडीला पहाड़ी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी था, बादाम पहाड़ी, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपको पड़ेगा उड़ीसा में। ठीक है, कर्नाटक में जाइएगा तो केंद्रमुखम है और शिवमोंग और चित्रदुर्ग, ये 3 जगह है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा केंद्रमुखम से ही, केंद्रमुखम पहाड़ी है वहाँ पे, उसी से आप लोग को पूछेगा। ये 2 पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही जो पेटी मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो यहीं पे पड़ता है। देखिए ये जो ऊपर वाला है आप लोगों को, ये झारखंड है दोस्तों। हाँ, नीचे वाला है ग्रीन कलर वाला, ये आपको उड़ीसा है। ठीक है, तो ये दोनों का जो संयुक्त यहाँ पर जो है, ये लौह अयस्क का पेटी पाया जाता है। ठीक है, यहीं से लौह अयस्क निकाला जाता है। और दूसरा कहाँ पर है? देखिए ये महाराष्ट्र है काला वाला, हाँ, और ये है छत्तीसगढ़। तो यहाँ से निकाला जाता है। हाँ, यहाँ पे जो कौन सा है आप लोग ध्यान रखिएगा, दुर्ग है और बस्तर जिला है आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पर जो केंद्रमुखम पहाड़ी है पश्चिमी घाट में, देखिए पश्चिमी घाट में यहाँ पर है केंद्रमुखम और कौन से सिंहमोंग, केंद्रमुखम और सिंहमोंग यहाँ पर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोग को अब मैप में ध्यान हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि तांबा उत्पादक राज्य कौन कौन सा है। तो तांबा उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है तो वो सबसे अव्वल है। अगर ये पूछेगा कि भारत में तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अकेले मध्य प्रदेश 52% तांबा निकालता है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध खदान अगर पूछेगा
तो पूछ देता है कि खेतड़ी कहाँ पर है, तो खेतड़ी आप लोग कहाँ पे है, राजस्थान में, ये तांबा उत्पादक है। बालाघाट कहाँ पर है, बालाघाट के मध्य प्रदेश में ही, बालाघाट से ही निकाला जाता है बहुत सारा तांबा, ठीक है। और सिंहभूम से भी निकाला जाता है तांबा, ये झारखंड में पड़ता है, यहाँ से लोहा और तांबा दोनों निकलता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक महत्वपूर्ण खनिज है दोस्तों बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम निकलता है। हाँ, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। लेकिन कहा गया था कि जब शुरू बार जब एल्यूमिनियम निकाला गया था दोस्तों, तो जो नेपोलियन तृतीय था, नेपोलियन आप लोग जानते हैं ना नेपोलियन के बारे में, तो नेपोलियन तृतीय ने वहाँ जो इसका गेस्ट लोग आते थे, हाँ, तो गेस्ट लोगों को उसमें खाना परोसा जाता था। नेपोलियन तृतीय देखा कि अरे एल्यूमिनियम कितना अच्छा है। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि अमेरिका ने जब निकालना शुरू किया एल्यूमिनियम को, तो उसमें भिखारियों को खाना देना स्टार्ट कर दिया। तो बाद में ये बंद कर दिया नेपोलियन ने भी वहाँ पर, ठीक है। तो अभी भी देखिए मतलब जो एल्यूमिनियम है उसमें खाना नहीं आदमी खाता है, वो भिखारियों को दे दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मजाक करने वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब ये तो फैक्ट था, मैं ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है कि आप लोगों को याद रहेगा। चलिए, अगर बॉक्साइट का पूछेगा कि बॉक्साइट के निकालने में सबसे अव्वल राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा हो जाएगा। देखिए उड़ीसा कितना चीज़ में नंबर 1 पे है। पहला तो है आप लोगों को लोहा में नंबर 1 पे है, मैग्नीज में नंबर 1 पर है, और कौन सा है बॉक्साइट में भी। उड़ीसा तीनों चीज़ में अव्वल है। बॉक्साइट का 65% जो हिस्सा है वो केवल उड़ीसा से निकाला जाता है। और उड़ीसा के कौन सा क्षेत्र से, कोरापुट जिला उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से ये निकाला जाता है बॉक्साइट, ठीक है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अबरख के बारे में पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, हाँ, तो अबरख के बारे में अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जो अबरख निकाला जाता है वो आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो राजस्थान से भी अबरख निकलता है, लेकिन अगर बिहार से है तो बिहार में क्वेश्चन पूछ देता है कि हजारीबाग तथा कोडरमा के पठार से जो है वो अबरख निकाला जाता है, ठीक है। और राजस्थान में अजमेर जिला से निकाला जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आंध्र प्रदेश वाला ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये एनसीईआरटी का सारा फैक्ट्स मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो सारा चीज़ मैं निकाल के लाया हूँ आप लोगों को। कोयला का उत्पादन जो है वो अगर पूछ सकता है तो देखिए 3 तरह का कोयला होता है, आप लोग तो पढ़े होंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। हाँ, तो इसमें जो है 3 प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये परंपरागत स्रोत के अंदर आता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला, ठीक है। अब कोयले के बारे में देखिए, मैं आप लोग को बहुत सारे चीज़ आप लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों, पढ़ने के लिए तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोगों को। देखिए कोयला के बारे में यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बिहार में पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, इसीलिए मैंने इसका सारा निचोड़ लाया हूँ आप लोगों को। गोंडवाना जो चट्टान है उसमें एक कोयला निकाला जाता है, एक टर्शियरी चट्टान है उसमें भी कोयला निकाला जाता है। तो जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं वो 200 लाख साल पुराना है, ठीक है। और जो टर्शियरी चट्टान है इसमें 50 लाख साल पुराना वो कोयला है। तो पुराना कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना वाला हो जाएगा। तो गोंडवाना वाला देखिए जो झारखंड में है, पश्चिम बंगाल है, दामोदर नदी का बेसिन में जो कोयला निकाला जाता है, हाँ, महानदी बेसिन में जो कोयला निकाला जाता है, रानीगंज, झरिया, ये सब जो कोयला निकाला जाता है ये गोंडवाना लैंड की है। लेकिन टर्शियरी की जो लैंड की जो कोयला है वो मेघालय में, अभी मैं आप लोगों को बोला ना कि वहाँ पे रैट होल कौन सा है, खनन, रैट होल खनन के द्वारा वहाँ पे निकाला जाता है। कौन सा, टर्शियरी, ये मेघालय में पड़ता है, असम में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, जितना पूर्वोत्तर का राज्य है उधर जो कोयला पाया जाता है वो टर्शियरी युग का है, टर्शियरी चट्टान वाला कोयला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी देखिए बीपीएससी में अभी मैं आप लोगों को बोला कि क्या पूछा था, तो ये पूछा था कि जम्मू कश्मीर में जो एंथ्रासाइट है वो कहाँ से निकाला जाता है। तो जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट पाया जाता है, सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला है, आप लोग को मालूम है ना। एंथ्रासाइट जो जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला है। और लिग्नाइट जो है इसके बारे में भी एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ था, नैवेली। मैं इसका नोट्स बनाया दोस्तों, जो बीपीएससी में क्वेश्चन मैं जो बार बार पूछा हुआ है उसका मेरे पास नोट्स है, वो नोट्स में मैं सारा चीज़ मैं लिख के रखा हूँ, उसी से मैं आप लोगों को देता हूँ। नैवेली के बारे में बीपीएससी ने पूछा था, तमिलनाडु में नैवेली जगह पड़ता है, वहाँ से लिग्नाइट निकाला जाता है, लिग्नाइट कोयला, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम के बारे में अगर पूछता है तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से 3 जगह भारत में निकाला जाता है, ठीक है। पहला है गुजरात,
ये आप लोग ध्यान रखिए। दूसरा महाराष्ट्र और असम, 3 जगह से निकाला जाता है। तो असम वाला जो डिगबोई है, हाँ ये सबसे पुराना है। अगर पूछेगा सबसे पुराना कौन सा है तो डिगबोई। और महाराष्ट्र में कौन सा पड़ता है तो बॉम्बे हाई। और गुजरात का अंकलेश्वर, बीपीएससी में एक बार पिछले बार पूछा था कि अंकलेश्वर कहाँ पे पड़ता है, तो ये गुजरात में। इतना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लड़कों का गलत भी हो गया था। चलिए यहाँ पर दिल्ली से लेकर गुजरात तक गैस पाइपलाइन किसने बनाया, ये देखिए बीपीएससी में, ये बीपीएससी बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ दे गैस पाइपलाइन के बारे में। हाँ तो गैस पाइपलाइन है, आप लोग मालूम है ना कि दिल्ली से लेकर के, यहाँ पर दिल्ली है तो दिल्ली से लेकर के ये गुजरात तक आया हुआ है पाइपलाइन। जैसे मान लीजिए कि ये अपना इंडिया का मैप है दोस्तों, इंडिया का मैप है ये, ठीक है, सॉरी, इस तरह से अगर आप लोग मैप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली पड़ता है और यहाँ से गैस पाइपलाइन जो है ना, हाँ ये यहाँ गुजरात तक आया हुआ है, ठीक है। तो इस पाइपलाइन को किसने बनाया है तो गेल इंडिया, गेल इंडिया ने बनाया है, ठीक है, GAIL, गेल इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया। और गेल इंडिया लिमिटेड और सेल इंडिया, ये कैसा है, सार्वजनिक है, सार्वजनिक उद्योग है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, गेल इंडिया। तो इसके द्वारा बनाया गया और इसके द्वारा एक नारा भी दिया गया था। कौन सा नारा है, मतलब इसका स्लोगन है कि एक राष्ट्र एक ग्रिड। ये इसका कहना है कि पूरा राष्ट्र को हम लोग एक पाइपलाइन के अंदर जोड़ देंगे। तो एक राष्ट्र और एक ग्रिड, हो सकता है कि ये वाला स्लोगन पूछ दे कि एक राष्ट्र एक ग्रिड किसका है, तो ये गेल इंडिया लिमिटेड का है जिसने पाइपलाइन को बैठाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ, उसका आप लोग इंतज़ार कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।